हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजंस, जिसकी यूनिट फर्स्ट करा के और फिर बीच में रह गया था वो सिलेबस. किसी स्टूडेंट की डिमांड पे ये दोबारा आया है. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजंस की फर्स्ट यूनिट मैंने स्टार्ट करी थी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बट उसमें भी मेन टॉपिक हो चुके थे. लेकिन फिर भी एक दो टॉपिक्स रहते थे जो मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगी. एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सर्विस मार्केटिंग की होगी. एंड उसके बाद फिर वही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजन की सेकंड यूनिट. तो इस तरह से कभी सर्विस मार्केटिंग, कभी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजन, क्योंकि दोनों के पेपर अभी जनवरी में ही है. दोनों हम कवर कर लेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजंस यूनिट 1 का पेंडिंग जो पार्ट हमारा बचा हुआ था, वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन क्या है? इट डिस्क्राइब द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटी. इसमें ना सारी एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है. मतलब जब कोई चीज़ आई है आपके बिजनेस में, तो तब से लेके और जब तक आपने उसको कंज्यूमर को बेच नहीं दिया, तब तक की जो एक्टिविटी होगी. ठीक है, कोई प्रोडक्ट कच्चे माल के रूप में आपके बिजनेस में आया, तब से लेकर जब तक आपने उसको कंज्यूमर तक सेल नहीं कर दिया, उसको पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, तब तक जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी वैल्यू चेन में आती है. वैल्यू चेन फ्रेमवर्क जो होता है उसमें 5 प्राइमरी एक्टिविटी होती है और 4 सपोर्ट एक्टिविटी होती है. राइट. जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है? इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज. Let's read again. Inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, services. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वो होता है जहाँ पे एक कंपनी अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल के रूप में कुछ अपनी कंपनी में लेती है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल के रूप में जब एक कंपनी किसी सप्लायर से रिसीव करती है, फिर उसको वेयर हाउस यानी भंडार घर में उसको भंडार करने के लिए रख देती है. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितना रॉ मटेरियल आया सारी की सारी प्रोसेसिंग पे लगा दी. कुछ जो है वो वेयर हाउस में डाल देगी ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तब काम आ सके. और फिर उन पे कंट्रोल रखती है कि कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए किसी प्रोसेस को बनाने के लिए, कितना नहीं चाहिए, कितना हम स्टोर करके रख सकते हैं, है ना. वो सारी चीज़ें आती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में. क्लियर. नेक्स्ट है ऑपरेशन. ऑपरेशन क्या होता है? वो जो रॉ मटेरियल है वो आ चुका है और उस पर काम शुरू हो चुका है, तो वो इनपुट है हमारी, है ना, हमारे पास आई है. तो उस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, यानी रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाना. तो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो ऑपरेशन में आती है. यानी जब हम कच्चे माल से कोई भी प्रोडक्ट बना देते हैं, वो सारी चीज़ें ऑपरेशन में आती है. नेक्स्ट हमारा होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होती है? ये सप्लाई डिमांड इक्वेशन पे बेस्ड होती है. यानी कि कस्टमर कुछ चीज़ डिमांड करते हैं, कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना ही दिया, अब कस्टमर्स जो है वो कुछ चीज़ डिमांड करेंगे और कंपनी जो है उस चीज़ को सप्लाई कर देगी कस्टमर्स को. डायरेक्ट भी कर सकती है और मीडिएटर की हेल्प से भी, जो हमारे होलसेलर रिटेलर है उनकी हेल्प से भी कर सकती है. यानी किसी प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने के बीच में, यानी ऑर्डर करने से स्टार्ट होती है ये चीज़, और इस बीच में जो जो इक्वेशन आएगी वो आउटबाउंड इक्वेशन लॉजिस्टिक्स में आएंगी. जैसे ऑर्डर दिया इसने, तो इस ऑर्डर को फुलफिल करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट की शिपिंग करना. हो सकता है ना कि हम बाहर किसी देश में भेज रहे हो अपना ऑर्डर जो है, और डिलीवरी करना, कस्टमर को सर्विस वगैरह देना. तो वो सारी चीज़ें आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आएंगी. देन मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग में ये होता है कि मान लो ऑर्डर ना भी कराओ तो उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी ना, ताकि लोगों तक पहुँचे हमारा जो प्रोडक्ट है वो. ब्रांडिंग, किसी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू सब कुछ तय करना, एडवर्टाइजमेंट करना और प्रमोशन करना. ये 3 चीज़ें आएंगी हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स में. नेक्स्ट है सर्विसेज. सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल इन नेचर होती है. मतलब उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. और सर्विसेज जैसे कि मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा, रिफंड वगैरह, ये सारी चीज़ें एक कंपनी कई बार प्रोवाइड कर देती है. जैसे कि होम डिलीवरी दे रही है किसी कस्टमर को, तो वो चीज़ें सर्विसेज में आ जाएगी. कोई प्रोडक्ट दिया आपने किसी कस्टमर को और वो कुछ ख़राब निकल आया, तो उसको रिपेयर करके देगी या फिर उसके बदले में रिफ़ंड करके देगी. तो वो सारी सर्विसेज होती हैं. ओके, हमारी प्राइमरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट हम करते हैं सपोर्ट एक्टिविटी. सपोर्ट एक्टिविटी 4 टाइप की होती है: प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, HR मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. लेट्स रीड इट.
प्रोक्योरमेंट होता है यानी जब हम रॉ मटेरियल को अपने बिजनेस में ला रहे हैं, अपनी कंपनी में ला रहे हैं, तो मतलब कैसे हम उस चीज़ को लेके आएंगे, क्या क्या हमें प्रोसेस वगैरह फॉलो करनी होगी। मतलब पहले हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है, तो प्रोक्योरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। मतलब रॉ मटेरियल को कंपनी में लाने तक में हमने क्या कुछ करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट में आएगी, है ना। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अभी हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इन फ्यूचर में भी वही करेंगे, या फिर पास्ट में हमने जो करी थी टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ अभी भी हम वही करेंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे हम डेवलप करते रहेंगे ना, पुरानी टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं करने वाले। सो रिसर्च करेंगे इसके लिए हम, और फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके अंदर आता है। फिर HR मैनेजमेंट, कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे मैनेज करें, उसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं ना, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, और फिर उसके अंदर और भी जो सब एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो फिर उनको मैनेज करने से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट बना दिया जाता है HR मैनेजमेंट, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ और जितने भी उसके अंडर काम करने वाले हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है कि भैया आपको भाई ये जॉब करना है और आपको भाई ये करना है। मतलब सब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, तो सबको उनकी ड्यूटी दे दी जाती है और फिर उनको टाइम टू टाइम असेस किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, उसी के हिसाब से वो अपना बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो करती है। ठीक है, इसमें कंपनी की बिल्डिंग एंड कितनी बिजनेस यूनिट्स होंगी, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ओके। देन फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन, इससे रिलेटेड ना एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस समझ आ गई ना तो ये प्लानिंग समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप कॉर्पोरेट मिशन को डिफाइन करते हो कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट में पूरी चीज़ आ जाती है वो, तो उसका मिशन क्या है, मिशन आपने डिफाइन कर लिया, समझ लिया। देन उसके बाद आप उस मिशन को, वो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारी फर्म आती है ना, बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, तो उनमें उसको बांट देंगे। ठीक है, इस्टेब्लिश करेंगे हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो कि इन स्ट्रेटजी के अंडर जो है वो काम करेगी। हमने हमारे कॉर्पोरेट के लिए मिशन तय किया, लेकिन उस मिशन को अचीव करने के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई, और उस स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाई। अब यूनिट तो बन गई, अब बनने से थोड़ी ना काम चलेगा, और भी करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है उनको रिसोर्स अलोकेट कर देंगे कि भाई हमारा ये हमारी स्ट्रेटजी है और आपको ये मिशन अचीव करना है, उसके लिए हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब आप इन रिसोर्सेज पे काम करना स्टार्ट करो, एंड देन देखते हैं क्या रहता है फाइनल। असेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अब उन्होंने रिसोर्स ले लिया और काम करना शुरू कर दिया। लास्ट में किस बिजनेस यूनिट की, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की कितनी ग्रोथ रही, तो उसको चेक किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट यूनिट में ये 2 ही टॉपिक रहते थे। वैसे एक टॉपिक और भी है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, उसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें ये है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, राइट, जिसमें कि आप प्रमोशन करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, ब्रांडिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की, और मतलब प्रोडक्ट को अपनी कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो जो चीज़ें आप करते हो, सो आप किस तरह से क्या कुछ प्लानिंग करोगे, तो वो आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करके अपने आप से कि भाई हमें फला प्रोडक्ट बेचना है, तो इसकी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, या फिर टीवी चैनल्स के थ्रू। फिर उसके बाद हम पोस्टर्स वगैरह लगा सकते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसमें ऐसा मतलब इतना मुश्किल नहीं था वो कि भाई मुझे समझाना पड़े, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है वो, और हम कई बार पढ़ चुके हैं। BCom में भी हम पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, और BMCom में तो चल ही रही है वो। सो ठीक है, हमारी फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, और मेन टॉपिक जो था वो वैल्यू चेन वाला था, और इससे पहले जो मैंने कराया था फर्स्ट यूनिट का, या वो मेन था। अब हम मिलेंगे सेकंड यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।